हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहे कि सृष्टि का विलोम है। तो यहाँ आपको सृष्टि शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन करें कि विनाश, निर्माण, प्रलय या सृजन। ठीक है, तो सृष्टि का अर्थ क्या होता है भाई? निर्माण या रचना, निर्माण या रचना। तो इसका आपको विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। प्रलय जो है आपका सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक, यहाँ सृजन, सृजन माने होता है क्या भाई? यहाँ निर्माण, और सृजन का विलोम आपका क्या हो जाएगा? विनाश। क्या हो जाएगा? विनाश। ठीक है, निर्माण मतलब किसी चीज को बनाना। ठीक, तो इस प्रकार आपका सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा भाई? प्रलय। ठीक है, अगला है, कहने कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपको यहाँ शुद्ध वाक्य बताना है। कहने कि रागिनी अपने आप चली गई। बी नंबर ऑप्शन, रागिनी खुद से चली गई, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रागिनी अपने से ही चली गई, ये भी गलत। कहने कि रागिनी आपके आप चली गई, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा, रागिनी अपने आप चली गई, शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कहने कि अशुद्ध वाक्य छांटिए। चलिए भाई, इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बतलाना है। कहने कि इसके बाद क्या हुआ, ये आपका सही है। कहने मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी आपका सही है। कहने कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। तो आपका गलत पूछा है, अशुद्ध पूछा है, तो आपका सी वाला हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? मेरा चश्मा तुम्हारे तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा? मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है। इस वाक्य में दोष है, बताइए। तो क्या करें कि विशेषण का है, क्रिया का है, परसर्ग का है और क्रिया विशेषण का है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परसर्ग। परसर्ग मतलब कारक के क्या है, इसमें अशुद्धि है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? करें कि वैज्ञानिक है, ज्योतिषी है, अनुसंधान है या भूगर्भ वेता है। बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूगर्भ वेता जो है आपका सही शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे कहते हैं। करें कि अकल्पित कहते हैं, अकल्पनीय कहते हैं या अप्रत्याशित कहते हैं या आशातीत कहते हैं। बताइए, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, अगला है, कहने कि रसोई शब्द का तत्सम है। तो बताइए भी, रसोई शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? रुचिता होगा, रक्तिका होगा या रसउई होगा या रसवती होगा। बताइए, रसोई का तत्सम क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, रसवती होगा। अगला प्रश्न है, करें कि अस्थि का तद्भव शब्द है। तो अस्थि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? करें कि हड्डी होगा, अस्थि होगा, हथ होगा या हस्ती होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डी। तो अस्थि का तद्भव शब्द क्या है? हड्डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आपको यहाँ तद्भव शब्द कौन सा इसमें नहीं है ये आपको बताना है। करें कि गोमय, घोड़ा, चोंच, ऊंट। तो इसमें आपको तद्भव शब्द नहीं वाला बतलाना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोमय जो है आपका तद्भव शब्द नहीं है। देखिए, घोड़ा आपका तद्भव घोड़ा, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा। और चोंच, चोंच का तत्सम क्या होता है?
चंचू, ठीक है, और ये अनकबिंदी। और देखिए ऊंट का तत्सम क्या होगा, ऊष्ट होगा, ऊष्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार। चलिए अगला है, कहें कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन सी क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, आपको यहाँ बतलाना है। बताइए भी। तो कह रहे कि स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, साधारण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, साधारण, ठीक है। तो आप जानते हैं क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, जिसमें से आपका देखिए एक स्थानवाचक हो गया, कालवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, और एक रीतिवाचक होता है। क्या है, रीतिवाचक, ठीक है। इस प्रकार आपके 4 जो हैं क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। तो साधारण आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, कहना कि थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। देखिए कहने की थोड़ा धैर्य रखिए। तो थोड़ा किस में आता है, यौगिक में आता है, साधारण में आता है, या परिमाणवाचक होता है, स्थानीय। सही ऑप्शन कौन सा है, देखिए थोड़ा किस में आता है भी, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ हो जाएगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला है, क्या इनमें कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा। कह रहे कि वह जाता है, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, या वह जाता होगा। चलिए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह जा रहा है। तो इसमें क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल। तो इसमें देखिए वह जाता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है। क्या भाई, सामान्य वर्तमान काल है। वह जा चुका है, वह जा चुका है, वह जा चुका है, पूर्ण वर्तमान काल हो गया, ठीक है आपका। और वह जाता होगा, इसमें क्या है भी, संदिग्ध वर्तमान काल है। वह जाता होगा मतलब संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध है भाई, जाता है नहीं जाता। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, चलिए देखते हैं भी। कह रहे हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य में क्रिया किस प्रकार की, इसमें जो है क्रिया किस प्रकार की है, बताइए। सकर्मक है, अकर्मक है, यौगिक है, या संयोजक है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो यहाँ उड़ नहीं मिट गया है भाई, यहाँ पे ये उड़ है, ठीक है, यहाँ उड़। तो उड़ पूछ रहा है किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। देखिए सकर्मक क्रिया आपका, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है। देखिए उड़ रही है तो यहाँ किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। तो भैया जिसमें कर्म नहीं होता है वहाँ पे आपका कौन सा क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो उड़ पूछा है किस प्रकार की क्रिया है, तो उड़ जो है किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे तो इसमें किस प्रकार की क्रिया है, यहाँ अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक क्रिया में सिर्फ क्या होती है, कर्ता होता है और क्रिया होती है, और सकर्मक क्रिया में तीनों होता है, कर्म, कर्ता भी, कर्म भी और क्रिया भी होती है। तो यहाँ देखिए कर्म ना होने के कारण यहाँ अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। देखिए शांति शब्द का आपको समानार्थी शब्द पूछा है। देखिए चुप्पी होता है, मौन भी होता है, नीरवता भी होता है। ये जो डी नंबर ऑप्शन है आकाश है, ठीक है, आकाश है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी वाला नहीं होगा, ठीक है, नहीं वाला आपको कुछ बतलाना था। तो शांति शब्द का समानार्थी नहीं है आकाश, ठीक है। अगला है, कहे कि निम्नलिखित में किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है, मतलब ऐसे कौन सा विकल्प है जिसमें पर्यायवाची सब में नहीं है, आपको वो वाला बतलाना है। देखिए अचल, नग, गिर। देखिए पर्वत को कहते हैं, देखिए अचल होता है, नग भी बोलते हैं, गिर भी बोलते हैं, और भूधर भी बोलते हैं। तो ये तो आपका ये सभी पर्यायवाची सेम है, तो एक के ही है, ठीक है। ये करे कि अभर, सुर, कैवल्य, देव। तो ये आपका बी नंबर दिख रहा है कि इसमें क्या है आपके अलग देव। देखिए कैवल्य जो है मोक्ष का पर्यायवाची है। क्या भाई, कैवल्य जो है मोक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बी नंबर में तो सही नहीं बैठ रहा है। करें कि सरिता, तटनी, तरंगणी, सलिल, ये भी आपका सही है। कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास जानते हैं तलवार का, तो ये भी आपका सुमेलित है। आपका बी नंबर यहाँ पर
सभी शब्द जो हैं पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए भाई, अगला कह रहे हैं कि नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है, तो इसमें आपको नौकर का पर्यायवाची बतलाना है। चलिए, कौन सा? कहीं परिचालक होता है, आर्यपुत्र होता है, भृत्य होता है, या अंशज होता है, बताइए। देखिए, आपको नौकर का पर्यायवाची कौन सा इसमें सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भृत्य जो है आपका पर्यायवाची नौकर का हो जाएगा। देखिए, आपके नौकर के पर्यायवाची और हैं, जैसे भृत्य हो गया, चाकर भी कहते हैं ना, नौकर चाकर, चाकर भी कहते हैं, किंकर भी कहते हैं। ठीक है, किंकर, मुलाजिम भी बोलते हैं इनको, मुलाजिम, और ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको यहाँ बतलाना है। करें कंठ, तालु, मूर्धा या दंत, बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगी? तो च वर्ग उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु। ठीक, और कंठ में आपका का वर्ग आता है। ठीक है, और मूर्धन्य में आपका कौन सा? मूर्धा में टा वर्ग आता है, और दंत में का ता वर्ग आता है। ठीक है, और पावर किस में आता है? इसमें ओष्ठ में। ठीक है, ठीक, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जो चा वर्ग आया था, ये आपके एसआई के प्रश्न, एसआई के पेपर में, ये आपके पिछले जो 22 में हुआ है उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए, ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? करें उत्तर की ओर जाने वाला, पूर्व की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला, या नीचे की ओर जाने वाला। तो ऊर्ध्वगामी का मतलब क्या है? ऊपर की ओर जाने वाला। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए भी अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप उपसर्ग बताना है जो किसी मूल शब्द के पहले लगता है। चलिए, छोटा है, या अव है, या बड़ा है, या अब है। तो अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव उपसर्ग होगा। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें आपको चतुरंगिनी का शुद्ध शब्द आपको बतलाना है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है चतुरंगिनी का सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। अगला है, कहने की पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो प्रत्यय आपका मूल शब्द के अंत में लगता है। तो पढ़ना बताइए कौन सा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है? देखिए, पढ़ आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो आपका इसमें प्लस ना जो है आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ना प्रत्यय है। अगला है, कहने के निम्नलिखित कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? बताइए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। अंत प्लस उदय जो है आपका, यहाँ पर आपका कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। गुण स्वर संधि हो जाएगी। अंत्य प्लस उदय जो है आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा अंत्योदय का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए, जब इसमें छोटा और बड़ा के पश्चात छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वह क्या किस में बदल जाता है भाई? ओ में बदल जाता है। ठीक है, ओ में। कह रहे हैं कि छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वह किस में बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ठीक है, ओ में बदल जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर छोटा आ, देखिए अंत या में छोटा का मात्रा छोटा ऊ आया तो यो हो गया, ओ का मात्रा हो गया, तो अंत्योदय। अगला है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि दानवीर शब्द में कौन सा समास है? दानवीर शब्द में कौन सा समास होगा? करें बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, दानवीर का विग्रह करेंगे, कहने कि दान में वीर, दान में
वीर। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर हो जाएगा आपको यहाँ ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो इसमें कौन सा समास है? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण का मैं पर होता है ना कारक चिन्ह, जिसे परसर्ग भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो मैं आया है तो अधिकरण कारक मैं पर। ठीक है, तो आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास आप जानते हैं, इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। कर्मधारय में एक पद, पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है, अंतिम पद संज्ञा होता है। और अव्ययी भाव में आपका क्या लगा रहता है? उपसर्ग लगा रहता है किसी मूल शब्द में, तो आप अव्ययी भाव पहचान लेंगे। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे प्रत्येक शब्द में आपका कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, प्रति उपसर्ग लगा है। ठीक है, कहने कि नाभिक का संधि विच्छेद बतलाइए भाई। चलिए, नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, 9+1 जो है नाभिक हो जाएगा। तो यहां पे कौन सी संधि है? अयादि संधि है, अयादि स्वर संधि है। ठीक है, अयादि स्वर संधि। अगला है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है, बताइए। अग्नि परीक्षा देना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? करें अंगारों पर चलकर दिखाना नहीं, साहस पूर्वक सामना करना नहीं, कठोर तप करना नहीं, कठिन परिस्थिति में पड़ना। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अगला है कहने कि चाय किस भाषा का शब्द है? कहने जापानी, चीनी, पुर्तगाली या रूसी। तो बताइए भाई, चाय जो है किस भाषा का शब्द है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है कहने कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है। कहने कि डर से घबराना, कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना या स्वास्थ्य ठीक ना होना। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, डर से घबराना जो है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बताइए भी, इसमें स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। कहने की गर्दन, गर्दन कैसे होती है? अच्छी होती है। कमर अच्छी होती है। जीभ अच्छी होती है। क्या कान अच्छा होता है? सॉरी, कान अच्छी होती है? नहीं, कान अच्छा होता है। ठीक, तो अच्छी अच्छा विशेषण लगा के आप पहचानेंगे स्त्री और पुल्लिंग शब्द को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। कान जो है पुल्लिंग शब्द है, यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अगला देखिए, करें सत्याग्रहियों के समूह को क्या कहते हैं? बताइए। करें फौज कहते हैं, टोली कहते हैं, जत्था कहते हैं या टुकड़ी कहते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जत्था जो है आपको एक होता है छोटा संगठित दल। ठीक है, अगर आपको यहाँ जत्था नहीं आएगा तो फौज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जत्था मतलब एक छोटा संगठित दल होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, कह रहे कि चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ बतलाइए। कह रहे कि चोर का स्वयं डरना, चोरी से पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होनी गलत। बताइए, तो सही ऑप्शन आपका 68 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, चोर का स्वयं डरना। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब भाई चोर का स्वयं में डरना। तो चोर हमेशा डरते रहते हैं, तो उनसे पता हो जाता है। देखिए, आपको यहाँ भी 69 से 73 के बीच में आपको एक गद्यांश का ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें इसके बाद देखिए जल्दी से हम इसको पढ़ देंगे, आपको आंसर बताएं। तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, तो गद्यांश से देखिएगा पूरा वीडियो। चलिए, तो गद्यांश से भी तो जरूरी है, आपको आएगा। चलिए, 5 क्वेश्चन फ्री के मिलते हैं, अगर नहीं करेंगे तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा, एक को गड़बड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, कहें कि धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। आगे देखते हैं, छोटा पैसेज है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है।
फिर करें परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वास पूर्णकृत कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप में उद्घाटन करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। चलिए अब देखिए, इसी से आपको पैसेज के क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। कहने कि लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तो विज्ञान किस पर आश्रित है? कहने तर्कहीन विश्वास पर, भय पर, ईश्वर की कल्पना पर या प्रमाण पर? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्रमाण पर। अगला है विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है, क्या है? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य की खोज। पैसेज ये गद्यांश का ही प्रश्न है, ठीक। एक ही सिक्के के दो पहलू से तात्पर्य है, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, एक विषय के प्रति दो दृष्टिकोण। अगला है करे कि मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? कैसे बनता है? तो आपने पढ़ा था इन तीनों के कारण, कहने स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है विज्ञान किस पर विश्वास करता है? ये आपका गद्यांश से चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य पर। अगला है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? बताइए, पैसेज के प्रश्न खत्म हो गए गद्यांश के। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यति कहते हैं। अगला है कहने की संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? देखिए, कहने की संदेश मैंने चिट्ठी पर संदेश भेजना, मधुबन का जो कूप मैंने आप कुआं भरे मतलब भर गया है। तो यहाँ पे भाई बहुत चढ़ा बढ़ा के बताया जा रहा है कि संदेश इतने थे कि सारे मधुबन के कुएं जो है भर गए हैं, जो कि लोग सीमा अतिक्रमण पर चढ़ा बढ़ा कर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे वैसा कौन सा अलंकार होता है? तो भाई कहाँ होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, तो जहाँ पर बातों को बहुत चढ़ा बढ़ा के बताया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ आपका कहना है कि संदेशन मधुबन कूप भरे, संदेश इतना गया कि मधुबन का कुएं पूरा भर गया, कुआं ही भर गया। तो इस प्रकार आपका यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा के गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन 37 पूरे होते हैं। तो आपको 37 क्वेश्चन तो आना है ना हिंदी में, ठीक है। तो इस प्रकार आप तैयारी जरूर करते रहिए, तैयारी मत बंद करिए, क्योंकि अब जो है ये जान लीजिए कि इस जनवरी या दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी और इसी साल आपको पेपर देने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये पता नहीं कितना खींच के ले जा रहे हैं कि एकदम लास्ट साल तक ये फॉर्मेट लग रहा है लाएंगे, ठीक है। तो भाई बिहार की तो बल्ले बल्ले, बिहार की सरकार भी अच्छी है। यहाँ की सरकार पता नहीं क्या कर रही है कि बच्चों को एकदम झेलाती है, आज निकालेंगे कल टेंडर पास करेंगे, क्या क्या बहाना बताती रहती है, इसी में परेशान कर रखी है। जो भी है, लेकिन जल्द आएगा तो फॉर्म निश्चित है आपकी, तो इसी साल आएगी, याद रखिए 1-2 माह के अंदर, ठीक है। चलिए फिर इसी प्रकार आप रोकते हैं वीडियो को। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।